आज मैं सुबह से ही बहुत खुश था। बात बात पर मेरी हंसी छूट जा रही थी। मैं दोस्तों के छेड़छाड़ पर हंसी मजाक से बहुत लुत्फ उठा रहा था। कल मेरी शादी है, मेरी मोहब्बत के साथ। मेरी मोहब्बत ही मेरी हमसफ़र बनने जा रही थी और उसके साथ जीवन बिताने का सपना इस कदर सुंदर था कि मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। और मेरा बस चलता तो वक्त की रफ्तार को धीमा कर देता। अब जब बात बात पर मेरे दोस्त मुझे छेड़ते तो मैं भरपूर उनके साथ मजाक का जवाब देता था। और आज रात को मेरी मेहंदी थी। सब दोस्त घर में इकट्ठे हो गए थे। हम सब लोग मिलकर शादी को यादगार बना रहे थे। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार था जिन्होंने मेरी इस खुशी के मौके पर मेरा साथ निभाया था और अपनी खुशी का भरपूर एहसास दिलाया था। तब जब मैं अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बैठा हुआ था, मेरे नंबर पर बार बार रूपाली की कॉल आने लगी। आज के दिन भी रूपाली को चैन नहीं था। वो रोजाना घंटों मुझसे बातें करती थी। कल तो हमारी शादी होने वाली थी। आज का ही दिन था और उसे हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाना था और फिर सारी उम्र हम दोनों को साथ ही बिताना था। तभी मैं उसको तंग करने के लिए उसकी कॉल ही नहीं उठा रहा था। मगर जब वो लगातार कॉल करने लगी और फिर उसके बाद जब उसने मेरी मम्मी के नंबर पर कॉल करके बात करवाने को बोला, तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था। कोई ऐसी बात तो थी जो उसे परेशान कर रही थी और वो मुझसे बात करना चाहती थी। जब मैंने उसके नंबर पर कॉल किया तो वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? तुम क्यों शादी खराब कर रही हो? मेरे दिमाग में जो सवाल आते गए मैं उससे पूछता गया और वो मेरे हर सवाल का जवाब नहीं में दे रही थी। जब उसका रोना बंद ना हुआ तो मैं फिर खुद भी बहुत परेशान हो गया। मैंने घर में एक दोस्त से मिलने का बहाना बनाया और निकल पड़ा। उसके घर गया तो उसकी सहेलियों और परिवार वाले वहाँ पर मौजूद थे। उनसे मैंने रूपाली से मिलने की बात की कि क्या रूपाली से बात हो सकती है। उन लोगों ने कहा कि आज सब्र कर लो, वैसे भी कल शादी है, तब ढेर सारी बातें कर लेना। मगर मेरा अभी रूपाली से बात करना बहुत ज़रूरी था और फिर मैं उसकी सहेलियों को एक तरफ करके कमरे में आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगा और साथ ही साथ उसे आवाज़ दे रहा था। तभी मेरी आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। मैंने कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। रूपाली एक कोने में बैठी हुई रो रही थी और रोते रोते उसकी आंखें लाल हो रही थी। मगर मेरे लिए खतरे की बात यह थी कि रूपाली के गाल और गर्दन पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं परेशान हो गया और उसे दोनों हाथों से पकड़कर हिलाने लगा। मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है मैं उसे जान से मार दूंगा। मगर मैं मन ही मन यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि काश रूपाली कह दे कि ये तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो मुझे कहे कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत को चेक करने के लिए ये सब कर रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो रोती रोती ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी हालत एक ऐसे इंसान की तरह हो रही थी जो अपना सब कुछ हार चुका हो, सब कुछ लुटा चुका हो। जब मैंने उसकी हालत देखा तो मैं ज़मीन पर बैठ गया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान के लिए मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इस तरह से रो रही हो? मुझे बताओ ना, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या क़यामत गुजर रही है। मेरा इतना ही कहना था कि उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे पर डाली और फिर कहने लगी, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तो तुम इस बात का क्या जवाब दोगे? मैंने उसको अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसे कहने लगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अपनी जान दे सकता हूँ। मगर अब मुझे बताओ क्या हुआ है? रूपाली कहने लगी, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो क्या तुम मुझे अपना लोगे या मुझे छोड़ दोगे? मैंने उससे कहा कि क्या कहना चाह रही हो? मैं उसकी बात को समझ गया। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था। तभी मैं उसे कहने लगा कि मुझे खुलकर बताओ, तुम मुझ पर भरोसा करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
रूपाली ने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या तुम कह रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके हाथ से खुद को दूर करने की कोशिश की कि तभी वो कहने लगी, आज मैं पार्लर में गई हुई थी। मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी। मेरी दोस्त को ज़रूरी काम पड़ गया था और वापसी पर मैं अकेले ही घर आ रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और अभी मैं घर कॉल करके किसी को बुलाने ही वाली थी कि जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खींचता हुआ जंगल में ले गया। वहाँ एक गाड़ी में बिठाकर न जाने कहाँ लेकर गया, जहाँ पर 4 लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दूँ, उन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूँ जिसने मेरी होने वाली बीवी के साथ यह सब किया था। काफ़ी देर लगी थी मुझे खुद को संभालने और अपना गुस्सा शांत करने में, मगर अभी मेरा दिमाग में एक चेहरा घूम रहा था और कह रहा था कि आज तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। जब कोई इंसान बेबसी की हालत पर होता है, उसके दिल से आ निकलती है तो वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया है, कल को तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओगे। तुमने मेरे दिल की खुशी छीन ली है तो तुम्हें भी खुशी नसीब नहीं होगी। सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगी थी और फिर मैं अपना सर दोनों हाथों से थाम के रह गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। रूपाली को इस हालत में तन्हा छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो मेरी गलती का नतीजा है और अगर मैंने रूपाली को छोड़ दिया तो उसे ज़िंदगी से भरोसा उठ जाएगा। और वैसे भी इसके साथ जो कुछ हुआ है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये बेचारी तो मासूम है। मैं किसी दूसरे के किए की सज़ा उसे कैसे दे सकता हूँ? मेरे दिमाग और दिल में जंग छिड़ी हुई थी। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था। रूपाली मेरी मोहब्बत की तरफ से बार बार एहसास दिला रही थी कि मेरे होने वाली बीवी को उससे पहले कोई और इस्तेमाल कर चुका था और मैं सोच रहा था कि अब मैं इसे कैसे एक्सेप्ट करूं। तभी मैंने उन लड़कों के बारे में पूछा। रूपाली ने मुझे बता दिया। मैं फ़ौरन बाहर आ गया था। बाहर सब मुझसे मजाक कर रहे थे, लेकिन जो कुछ मैं सुनकर और देख कर आ रहा था उसके बाद मैं किसी के मजाक का तो क्या, मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल भी खुद को नहीं समझ रहा था। मैं ऐसी परेशानी में घिरा हुआ था। तभी मैं अपने दोस्तों के पास गया जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। उसके पास मेरे हर राज थे, मेरी हर बात जानता था। तभी मैंने उसे कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, मगर ख्याल रहे उस काम में मेरा नाम ना आए। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया था। ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम करना चाहते हो? तुम इस बात की भी परवाह कर रहे हो कि तुम्हारा इसमें नाम ना आए? और फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा कि अपने साथ 4 दोस्तों को मिला लो और फिर मेरे साथ चलकर मेरी होने वाली बीवी के साथ। मेरा जिक्र हैंडसम नौजवान लड़कों में होता था। लड़कियां मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो जाती थी। एक तो मेरा खूबसूरत चेहरा था तो दूसरी तरफ मेरा कद बहुत बड़ा था। मेरे पास बड़ी सी गाड़ी थी और मुझे पैसों रुपए की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि लड़कियां मुझ पर मरती थीं। मैं जिस भी लड़की पर हाथ रखता, जिससे भी दोस्ती करने की ख्वाहिश रखता, इजहार करता, तो वो अपने आप को खुशकिस्मत लड़की समझने लगती थी और सब लड़कियां खुद को मेरे सामने सौंप देती थी। कुछ तो मेरे नज़दीक भी आ जाती थी। काम निकालने के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। मैं उन्हें टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। जो लड़की अपनी इज्जत खुद नहीं करती थी उसकी मैं कैसे इज्जत कर सकता था? जब मैं लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था, उसके बाद लड़कियां बेहाल होते हुए मेरे पास आती थीं और मुझसे शादी करने की जिद करती थीं। मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करती थीं, मगर तब तक मेरा उनसे दिल भर चुका होता था। मैं उनसे बात नहीं करता था, जैसे कि मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। उन्हीं लड़कियों में से एक और लड़की थी, उसका नाम पूनम था। वो गरीब बाप की बेटी थी। वो देखने में बेतहाशा हसीन थी, इस कदर सुंदर थी कि उसको देखकर मैं देखता रह गया था। मैं अपनी पलकें झपकाना भूल गया था कि जो भी उसे देखता था वो अपनी सांस रोक लेता था और वो लड़की किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। और जब मैं उसके रास्ते में उसे दोस्ती करने का इजहार किया तो उसने मुझे मना कर दिया और इस बात से मेरा ईगो हर्ट हो गया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी कि उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझे इनकार किया था, और वो दोस्त जिनके सामने मैं कितनी ही बड़ी बड़ी हाँक चुका था कि कोई लड़की मुझे इनकार कर ही नहीं सकती। और जब उसने उन सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी
वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को हासिल करके रहूँगा और इसे भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दूँगा। मैं उस पर अपने प्रेम का जाल फेंक रहा था। उसके रास्ते में खड़ा होता, उसे देखने के लिए घंटों इंतज़ार करता रहता। उसके दिल पर मेरी मोहब्बत जगह बनाने में कामयाब हो गई थी और वो एक नरम दिल की लड़की थी। वो समझती थी कि मैं सच में उसे प्यार करता हूँ और फिर वो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी थी। और तभी मैंने एक दिन उसे अपने बर्थडे का झूठा बहाना बनाकर अपने साथ कॉलेज से छुट्टी के बाद ले गया था। वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आप नहीं जानते कि अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाऊँ तो वो मुझे लेकर परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया था कि आज तो तू वक्त पर घर नहीं पहुंच सकेगी। आज तो तुम्हें अपने गुरूर की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुमने मुझे इनकार करके गलती की है, आज उसकी कीमत अदा करना होगा। वो मेरी सोच से अनजान थी, अपनी ही बातों में मग्न थी और वो मुझसे सच्चा प्यार करने लगी थी और मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस अपने काम से मतलब था और काम निकलने के बाद मैं फिर लड़की की तरफ दोबारा देखता तक नहीं था। मैं सीधा उसे अपने फार्म हाउस में लेकर आ गया और यहाँ पर मैंने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया था। वो दोस्त जिसके सामने पूनम ने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे इनकार किया था, मैंने अपने उन तमाम दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया था और फौरन सबके सामने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। और तब बारी बारी मेरे दोस्तों ने भी उसके साथ दरिंदगी की थी। दोपहर को वो आई थी और अब शाम के रात हो गई थी। वो अधमरी हालत में वहीं पर पड़ी थी और अब तो शायद उसमें रोने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी जब मैं कमरे में गया तो एक नफरत भरी नज़र मैंने उसके चेहरे पर डाली और वो मुझ पर ऐसी हालत में भी झपट पड़ी। मेरे गिरेबान उसके हाथ में थे। रोते हुए कह रही थी कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम ये नहीं जानते हो कि तुमने किस मासूम लड़की के साथ गलत किया है और आज तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। कल को तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ ज़रूर होगा और तब तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। ये बात सुनकर मैं बोला, ये सब बातें बंद करो, तुम्हारी कोई बात मुझ पर असर नहीं कर सकती और वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी ये बेकार की बद्दुआएं मुझ पर असर करेंगी, मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेंगी? तो याद कर लो, पैसे में बहुत ताकत होती है। मेरी इन सब बातों को सुनकर वो नफरत भरी नज़र मेरे चेहरे पर डालकर कहने लगी, शायद तुम भूल रहे हो, एक ऊपर वाला भी है जो इन सारी दुनिया का मालिक है, जिसने यह सब कुछ देखा है और जो कुछ तुम मेरे साथ किए हो इस बात से भगवान वाकिफ़ है। तुम्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहले तो तुम खुद के बारे में फ़ैसला कर लो कि तुम्हारे साथ क्या होना है, क्योंकि अब तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आधी रात गुजर चुकी है, अब तक तुम घर से बाहर हो। तुम्हारा बाप तो तुम्हें इस हालत में देखते ही मर जाएगा। अब बताओ क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मैं वहाँ से आ गया था और तभी पूनम फौरन से मेरे फार्म हाउस से बाहर निकल गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि उसे घर जाने से मना करूं, क्योंकि यह फार्म हाउस वीरान इलाके में था, आसपास तो कोई आबादी ही नहीं थी और आधी रात को उसका इस रास्ते से जाना सही नहीं था। मगर ये सोचकर मैं चुप हो गया कि मैं कौन होता हूँ उसे यहाँ पर रोकने वाला, और मुझसे बड़ा कौन शैतान है यहाँ पर। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है कि मैं क्यों सोचूं, और जो चीज़ पहले से ही लुट चुकी हो उसे बचाकर क्या फ़ायदा। ये सोचकर मेरे लबों पर ज़्यादातर मुस्कुराहट आ गई थी। और अगले दिन की खबर मुझे मेरे डिपार्टमेंट से मिली थी। एक पल को ये खबर सुनकर मैं हैरान था। मैं इतनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुका था। वो कुछ दिन तो रोती थी और फिर चुप हो जाती थी और कोई नया बॉयफ्रेंड बना लेती थी, मगर ये लड़की, इसने तो अपनी जान दे दी थी। और मेरे दिल में कुछ दिन तक तो एहसास रहा था, मगर जल्द ही मैं भी इस बात को भूल भाल गया था। और तब मेरी मुलाकात रूपाली से हुई। रूपाली बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। उससे मिलकर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मुझे उससे प्यार हो गया था। और वैसे भी अब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं रूपाली से ही कर लेता हूँ। पहले तो वो मुझे इनकार करती रही, वो भी मेरे किरदार के बारे में अच्छे से जानती थी, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी।
तो उसे बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि लड़कियां मेरे लिए क्या हैं। मगर जब मेरे माँ बाप उसके घर में रिश्ता लेकर गए, तब उसे इस बात पर यकीन आ गया कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और फिर वो भी मुझे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की रजामंदी से हमारा यह रिश्ता तय हो गया था। अब मेरी उसके साथ शादी होने वाली थी और शादी के एक दिन पहले रूपाली मुझे ये कह रही थी कि उसको किसी ने बर्बाद कर दिया है, उसकी दुनिया लूट गई है। और उसकी दुनिया लूटने वाला कौन था, किसकी इतनी ज़रूरत थी जो मेरी होने वाली बीवी की तरफ आंख उठाकर देखता था और उसके साथ ये सब कर गया। ये सोचकर ही मेरा खून खौल उठा था। मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था, उनसे इस चीज़ का इंतकाम लेना चाहता था। और तभी मैं अपने दोस्तों के पास गया और जब उसे मैंने ये कहा कि मुझे अपनी बीवी के गुनाहगारों को पकड़वाना है, उनको उनके किए की सज़ा देनी है, तो मेरा दोस्त मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि जज्बाती होकर कोई फैसला मत करो, तुम इन सब में पुलिस की मदद ले सकते हो, पुलिस की मदद से तुम उसके गुनाहगारों तक पहुंच सकते हो। मगर मैं गुस्से से देखकर बोला कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और मैं सारे कानून तोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते कि मेरे अंदर इस वक्त कैसी आग लगी हुई है। जब तक कि आग बुझ नहीं जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और यह आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उन चारों गुनहगारों से बदला नहीं ले लेता। अब या तो मेरे साथ चलो या अभी के अभी दोस्ती ख़त्म कर दो। मेरी धमकी सुनकर वो चुप हो गया। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया। मैं उन लड़कों का हुलिया अपने दोस्तों को बता चुका था। थोड़ी ही देर में उसने उन लड़कों के बारे में पता कर लिया था और जब उनकी लोकेशन हम लोगों ने देखी तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि वो लड़के इस वक्त मेरे फार्म हाउस में मौजूद थे। इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे थे, उनकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे फार्म हाउस में दाखिल होकर मेरी ही बीवी के साथ दुष्कर्म करने की। तभी मैं खौलते खून के साथ अपने दोस्तों को लेकर अपने फार्म हाउस चला गया। मैंने देखा कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैं उसे होश में लाया और जब होश में आया तो फिर से इधर उधर देखने लगा और कहने लगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ लड़के घुस आए थे, उनके साथ एक लड़की थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे ज़ख्मी कर दिया। इसका मतलब था वो लड़के जिस लड़की को इस फार्म हाउस में लेकर आए थे वो रूपाली ही थी, क्योंकि रूपाली को मैं कभी भी यहाँ पर नहीं लेकर आया था। वो नहीं जानती थी कि मेरा फार्म हाउस है। वो मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही बीवी के साथ ये सब कुछ कर गए थे। अब मैंने पूरा फार्म हाउस छान मारा लेकिन वो लड़के कहीं भी नहीं थे। फिर मैंने अपने कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सब वहीं पर मौजूद थे। उनमें से कोई बिस्तर पर लेटा हुआ था तो कोई सोफे पर लेटा हुआ था। उनके हाथों में पिस्तौल थी और किसी के हाथ में खंजर थे। वो लोग तो पूरे इंतज़ाम करके बैठे थे। मुझे देखकर उनमें से एक लड़का कहने लगा कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे समीर, बहुत लेट यहाँ पर आए हो। मुझे लगा था कि तुम फ़ौरन ही यहाँ पर आ जाओगे। क्या तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से इतना भी प्यार नहीं है जो अब आए हो? मैं गुस्से से उस पर हमला करना चाहता था जब मेरे दोस्तों ने मुझे काबू में कर लिया। मुझे कहने लगे कि जोश में नहीं होश में काम लो, ये लोग भी खाली हाथ नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे लगा था कि इन लोगों की तुम्हारे साथ दुश्मनी है और यह जो कुछ भी हुआ है उन्होंने तुम्हारी दुश्मनी में किया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तभी मैं उस लड़के से कहने लगा कि कौन हो तुम और तुमने मेरी होने वाली बीवी के साथ ये सब कुछ क्यों किया, मेरी वजह से किया है क्या? तो वो कहने लगा तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने उनसे कहा तुम लोगों को तो मैं जानता तक नहीं हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमें नहीं जानते मगर हम तुम्हें जानते हैं और तुम्हारे किए की ये सज़ा इसलिए दी है कि सारी ज़िंदगी तुम इस सज़ा को, इस बात को बर्दाश्त करते रहो जो तुमने कल को किसी और पर किया था। सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी है साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी वो कहने लगा याद कहाँ से होगा, कुछ टाइम पहले तुम्हारे ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसको तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया था। उसकी बात सुनकर मैं चुप का चुप रह गया था। ये तो मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ ही किया था और फिर दोबारा उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा था।
मगर यह लड़का न जाने किस लड़की की बात कर रहा था कि वो लड़का बोल पड़ा, हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एक लड़की तो नहीं थी, तुमने तो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है और अब यह बात तो तुम्हें भी याद नहीं होगी। चलो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं किसी और की नहीं बल्कि पूनम की बात कर रहा हूँ, जिसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली और तुम उसके मुजरिम होने के बावजूद भी अभी तक आज़ाद घूम रहे हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, तभी तुम कानून की गिरफ्त में नहीं आए। वैसे भी तुम्हारे जैसे बड़े लोगों का कानून भी तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम बड़े बाप के बेटे हो, अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल भी जाता तो पैसा देकर तुम सब छूट जाते। इसके बाद मेरी आंखों के सामने पूनम का चेहरा घूमने लगा और उसकी वो तस्वीर भी मेरी आंखों के सामने लहराने लगी थी जो अखबार में छपी थी। खुदकुशी करने के बाद उसका चेहरा काफ़ी हद तक सूज गया था, क्योंकि उसने खुद को पंखे से फांसी लगा ली थी। मैंने इस लड़के से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक था पूनम से। फिर वो बोला कि पूनम मेरी मुंह बोली बहन थी। उस रात जब वो घर पर नहीं आई थी तो उसके पापा बहुत परेशान थे, बहुत रोए जा रहे थे। मैं उन्हें तसल्ली देता कि पूनम जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं जानता था कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो कोई ऐसे वैसे काम नहीं कर सकती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। और मैं ये समझता था क्योंकि किसी भी लड़के के साथ उसकी कभी दोस्ती तक नहीं थी। तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने उसके सारे दोस्तों से पता कर लिया, मगर किसी को भी उसकी मौजूदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसके तमाम दोस्तों के घर गया, मगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। सबका कहना था कि छुट्टी तक तो कॉलेज में ही थी और फिर न जाने कहाँ चली गई। किसी ने भी उसे तुम्हारे साथ जाते हुए भी नहीं देखा था। शायद उसकी वजह ये थी कि तुमने उसे कॉलेज से कुछ फासले से रिसीव किया था। वो रात उसके पापा की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। जब 24 घंटे तक उनकी बेटी घर नहीं आई तो वो अपने दिल को पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए और उनके दिल का दर्द उनकी जान ले गया। आधी रात के बाद पूनम लूटी फूटी हालत में घर आई तो घर में मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग जमा थे और मैं भी वहीं मौजूद था। पूनम की हालत देखते ही मैं समझ गया था कि वो किस जुल्म से गुजर कर आ रही है। अभी मैं उसे लेकर एक अलग कमरे में चला गया और उससे पूछने लगा कि यह सब कुछ क्या है। तब उसने मुझे रोते हुए तेरे बारे में बताया था और ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। तब मुझे तुमसे बहुत नफ़रत का एहसास हुआ था, मगर मैं एक गरीब बाप का बेटा था, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और पूनम को मैंने तसल्ली दी कि मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा, मगर उसने शायद मेरी बात का यकीन नहीं किया था। वैसे भी तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे और उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। शायद यही वजह थी कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा था और इस दुख से भरी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया था। मगर तभी मैंने सोच लिया था कि तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। और अब जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम रूपाली से बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हारी कल उसके साथ शादी होने वाली है, तभी फिर मैं रूपाली को लेकर यहाँ पर आ गया। और जिस कमरे में तुमने पूनम की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसी कमरे में रूपाली के साथ हम लोगों ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी बात सुनकर मैं ज़मीन पर बैठ गया था। ये सब तो मेरा कसूर था और गलत रूपाली के साथ हुआ था। और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं रूपाली से बहुत मोहब्बत करता था और अब उसको छोड़ने के लिए मैं खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वो लड़का मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। मैं चाहता तो उसके साथ यह सब कुछ कर सकता था, मगर हम लोगों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने डराया धमकाया था, यहाँ पर कैद करके रखा और फिर उसे छोड़ दिया। तो क्या तुम्हें लोगों ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया? मेरी आंखों में बेचैनी देखकर वो कहने लगा कि तुम्हारी यही सज़ा है जो तुम कुछ सोच चुके हो, जो कुछ तुम बर्दाश्त कर चुके हो। तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी के लिए ये सबक काफ़ी है और मैं तुम्हें यही सबक देना चाहता था। उसके बाद मैं हारे हुए कदमों से वहाँ से बाहर आ गया और अपने दोस्त को कहा कि हमारे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, मुझे मेरी ही बात का जवाब दिया है। उन लोगों ने रूपाली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने सारी बातें रूपाली को बता दी थी और रूपाली सब कुछ मुझसे सुनना चाहती थी
और अब जब उसे मेरा सच मालूम हो गया था तो वो मुझसे नाराज़ हो गई थी। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से यह बात कहकर मनाया कि मैं आज के बाद कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके बाद मैं सुधर गया था। मैंने कभी भी किसी लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा था। वो रात आज तक मुझे याद थी और उस रात को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।